हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, जो हम रिवीजन का पार्ट अभी सेक्शन 67 तक कंप्लीट किए हैं। उसके आगे हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं उसी रिवीजन को। तो चैप्टर नंबर 5 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे रिलेशन जो कि रिजेंबल करते हैं कैसे? कॉन्ट्रैक्ट के जैसे। तो इसी का नाम और है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो ये 3 एक्स्ट्रा नाम भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसका जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी चैप्टर नंबर भी पूछा जाता है। ये चैप्टर के जो डिटेल्स हैं, जो सेक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं, वो हैं 68 से लेकर 72 तक। तो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 68 के अंतर्गत। 68 में बता दिए गए क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। इफ़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो या तो फिर और एनी वन हुम ही इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको लीगली सपोर्ट करना ज़रूरी है, इज़ सप्लाइड बाय अदर अनदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ऐसी नेसेसरी चीज़ें जो कि ज़रूरी है उसकी लाइफ के लिए, और अगर वो पर्सन इस इनकेपेबल पर्सन को देता है, वो चीज़ों को, उन नेसेसरी चीज़ों को देता है, तब उस पर्सन का, ये जो अनदर पर्सन है, ये इसका अधिकार बन जाएगा कि वो हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू रीइम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इनकेपेबल पर्सन। वो रिम्बर्स कर सकता है किससे? जो इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए जो है सप्लाई करता है बी को अ लुनेटिक, जो कि बी जो है लुनेटिक है, विथ नेसेसरी सुटेबल फॉर कंडीशन ऑफ लाइफ। तो ए जो होगा वो एंटाइटल्ड होगा रिम्बर्स करने के लिए फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 69 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 69 में बता दिया गया कि रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब बात आ रही है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी। जो व्यक्ति पे कर रहा है मनी को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वो पर्सन जो पे कर रहा है वो रिम्बर्स कर सकता है उस अनदर पर्सन से। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to reimburse by another। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों एक किराए के मकान में रहते हैं। सपोज 10,000 रुपये किराया है, उसमें से 5,000 रुपये ए देता है और 5,000 रुपये बी देता है। बी जो है 2 महीने के लिए बाहर या 2 या 3 महीने के लिए बाहर चले जाता है, तो उसके हिस्से का पैसा ए दे देता है। तो जब बी वापस आएगा तो ए जो है वो बी से इन पैसों को रिम्बर्स कर सकता है। ये बता दिया गया सेक्शन नंबर 69 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 70। सेक्शन नंबर 70 में बता दिया गया ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट के लिए जो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट, वो पर्सन का ऑब्लिगेशन क्या होगा? तो वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग, कोई एक पर्सन है जो कि लॉफुली काम कर रहा है फॉर अनदर पर्सन, दूसरे के लिए, और deliver anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation। या तो उसको कंपनसेशन देना होगा या तो फिर उसको वो चीज़ों को रिस्टोर करना होगा जो कि थिंग उसको डन हुई की गई है या फिर डिलीवर की गई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। ए में एक ए है जो कि एक ट्रेड्समैन है। सपोज कर लेते हैं एक अमेज़ॉन का एजेंट है, वो गलती से सामान बी के घर में छोड़ देता है, किसी और का सामान है और उसको बी के घर में डिलीवर कर देता है, और बी उसको ट्रीट करता है एज हिज ओन गुड। और जब वो उसको एज अ ट्रीट करेगा एज ओन गुड, तब बी को जो है बाउंड होगा पे करने के लिए जो सामान उसने ए ने जो सामान उसके घर में डिलीवर कर दिया है। तो बी इज़ बाउंड टू पे ए फॉर देम। अब आते हैं सेक्शन नंबर 71। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीधे सेक्शन नंबर का जो हेडलाइन है वही पूछा जाता है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अगर कोई चीज़ कोई सामान किसी को मिलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर कोई पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, कोई सामान, कोई एक पर्सन है जो कोई गुड को पा लेता है या फाइंड होता है, मिलता है उसको,
बिलोंगिंग टू अनदर, किसी और का है वो सामान, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, और उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है, तब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो एज अ बेली होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्री के पॉइंट में पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है या कोई चीज़ या फिर कोई गुड मिलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, तो एज अ बेली होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बेलर और बेली का एक कंसेप्ट है जिसमें बेलर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेली को देता है यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे उसका पोजीशन ट्रांसफ़र करता है। तो बेली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उसको एज इट इज़ केयर करे, जैसे कि वो एक उसी का सामान है। सेक्शन 151 ये बात करता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 71 है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, तो एज अ बेली की जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसी होगी। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 72 में। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की लाइबिलिटी जिसको मनी पेड की गई है या कोई चीज़ डिलीवर कर गई है बाय मिस्टेक या फिर अंडर कोअर्जन, कोई मिस्टेक से या फिर अंडर कोअर्जन डिलीवर या फिर दे दी गई है, कोई मनी पे हो गया या फिर कोई चीज़ डिलीवर हो गई है, तब उस पर्सन को वो सामान को रिपे करना होगा अगर मनी है तो, और रिटर्न करना होगा अगर कोई सामान है तो। रिपे और रिटर्न करना होगा, ये बता दिया सेक्शन 72 के अंतर्गत। 73 में आते हैं। 73 जो है वो चैप्टर नंबर 6 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई ब्रीच होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये बताया है चैप्टर 6 में। ये जो डील करता है ये 73 से लेकर 75 तक डील करता है। इसमें जो सेक्शन नंबर 73 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 73 में बता दिया गया कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए जो लॉस और डैमेज जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हुआ है तो पार्टी जो सफ़र कर रही है ब्रीच से वो एंटाइटल्ड होगी रिसीव करने के लिए लॉस कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज, जो लॉस और डैमेज उसको हुआ है तो उसका बेसिस पे उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि नेचुरली अरोज हो रहे थे उस ब्रीच से, वही अमाउंट और वही लॉस और डैमेज के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। सच कंपनसेशन इज नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। कोई भी ऐसा कंपनसेशन कोई रिमोट या फिर इनडायरेक्ट लॉस के लिए नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो बात कर रहा है ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्लिगेशन है जो कि रिजेंबल कर रहा है क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं किया गया, हैज़ नॉट बिन डिस्चार्ज एनी पर्सन इंजर्ड बाय सच फेलियर टू डिस्चार्ज, जो भी कोई पर्सन जो इंजर्ड हुआ है उस फेलियर के कारण, तो वो एंटाइटल्ड होगा रिसीव करने के लिए सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टीज इन डिफॉल्ट एज इफ सच पर्सन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताया गया सेक्शन 73 के अंतर्गत। अब आते हैं हम इसके सेक्शन 73 के एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ पर। उसमें बताया गया है कि एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ का नाम है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि सेक्शन 73 से रिलेट करता है। अब आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन नंबर आई में। इलस्ट्रेशन आई क्या बोलता है, ए डिलीवर टू बी अ कॉमन कैरियर अ मशीन। ए जो है बी को एक मशीन डिलीवर करने वाला था कैरियर के थ्रू, विदाउट डिले टू एज मिल इन्फॉर्मिंग बी दैट हिज मिल इज स्टॉप्ड फॉर द वांट ऑफ मशीन। इसमें ये बताया गया कि विदाउट डिले टू एज मिल इन्फॉर्मिंग बी को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो मिल स्टॉप हो जाएगी अगर मशीन नहीं पहुंची तब। बी अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन। ए इन कॉन्सिक्वेंस लॉसेज अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। ए ने एक बी से सिंपली बताया जाए तो एक मशीन मंगाई और बी उस मशीन को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से ए ने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लॉस कर दिया। तब यहाँ पे जो कंपनसेशन दिलाया जाएगा वो ए को सिर्फ और सिर्फ वो कंपनसेशन जो उस मशीन के आने से उसको प्रॉफिट होता, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच वुड हैव बीन मेड बाय द वर्किंग ऑफ द मिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और इट वॉज डिलेड। जितने समय के लिए जहाँ से उसको वो डिलीवर होती उस दिन से लेके जितना दिन वो डिले हुआ है उसके बीच के टाइम पे जो उसको प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट उसको दिलाया जाएगा, लेकिन
वो प्रॉफिट नहीं दिलाया जाएगा जो कि उसको लॉस हुआ है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। ऐसा लॉस जो कि सस्टेन किया गया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लॉस होने से, वो उसको नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि ये रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है। अब आते हैं हम इसके एक और एग्जांपल पे, जो है कि पी टू का पी। उसमें 73 का जो पी क्लॉज है वो ये बताता है कि ए एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन फिक्स डे। ए जो है वो बी को 500 बेल्स ऑफ कॉटन देने वाला था बी को एक फिक्स डे पे। ए नोज नथिंग ऑफ बीज मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस है, मतलब ए नहीं जानता था कि बी कैसा बिजनेस करता है, और ए ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया और वो कॉटन डिलीवर नहीं कर पाया ऑन फिक्स डे, और उसकी वजह से जो बी का जो धंधा है, वो जो उसकी जो बी की जो मिल थी वो क्लोज हो गई। अब उसकी वजह से यहाँ पे ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बी फॉर द लॉस कॉज टू बी बाय द क्लोजिंग ऑफ मिल। क्लोजिंग ऑफ मिल की वजह से जो उसको लॉस हुआ है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, अगर वो टाइम पे दे देता तो उससे जो उसको फ़ायदा होता वो लॉस उसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जो क्लोज हुई है मिल वो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो नहीं आएगा। अब आते हैं हम इसके सेक्शन नंबर 74 में। सेक्शन 74 एकदम सिंपल है। इसमें बताया गया है, सेक्शन 74 ये बोलता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड फॉर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें को अगर कोई ब्रोक करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है कि अगर कोई भी ब्रोकन करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, तब उसके लिए एक पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर दी गई है। अगर कोई भी उसका ब्रीच करेगा तो वो उसको पेनल्टी पे करना होगा। द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ द ब्रीच इज एंटाइटल्ड whether or not actually damage or loss is proved to have been caused। और यहीं पे इसके एक्सप्लेनेशन में ये भी बता दिया गया कि अगर कोई स्टिपुलेशन ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट में बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अगर कोई व्यक्ति जिस तारीख को वो डिफ़ॉल्ट किया वहाँ से लेके जब तक वो उसका पेमेंट ना कर दे तब तक के लिए एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, और इस इंटरेस्ट को एज अ पेनल्टी बोला जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में बात बताई गई है। और उसके बाद इसका एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन में बता दिया कि एनी पर्सन जो कि एंटर कर रहा है किसी बेल या बॉन्ड में, रिकॉग्निजेंस ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और ऑफ सेम नेचर और अंडर प्रोविजन ऑफ एनी लॉ or under the order of central government or of state government, gives any bond for the performance of any public duty or act in which such public are interested, shall be liable upon breach of condition in such instrument to pay the whole sum mentioned therein। मतलब अगर किसी ने 500 रुपये का बेल बॉन्ड भरा था और वो ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस वो अपीयर नहीं होता है, तब इसका जो ये 500 रुपये है वो उसको पूरा का पूरा पे करना होगा। होल सम मेंशन देयरिन, उसको पे करना होगा होल सम। ये बताया गया सेक्शन 74 के अंतर्गत। 73 में एक बात और मैं बताना भूल गया था। 73 का जो कंपनसेशन है वो गवर्न किया जाएगा सेक्शन 21 ऑफ एसआरए के साथ। सेक्शन 21 ऑफ एसआरए में बताया गया कि कैसे कंपनसेशन गवर्न होता है, और जब तक कंपनसेशन मांगा नहीं जाएगा तब तक कंपनसेशन दिलाया नहीं जाता। ये बताया गया सेक्शन 21 में। और 21 में और भी चीज़ें बताई गई हैं, वो हम जब एसआरए का रिवीजन करेंगे तब उसको एक बार और अच्छे से देखेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 75 के अंतर्गत, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 75 पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। कोई भी पार्टी अगर राइटफुली रिसाइन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो एंटाइटल होगी कॉम्पनसेशन के लिए। अगर कोई पर्सन रिसाइन करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही सस्टेन थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दिया जाएगा। ये बता दिया गया सेक्शन नंबर 75 के अंतर्गत।